चलिए, हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के रेट पे टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरीके से पड़ता है वो देखते हैं। देखो, नॉर्मली पहले रिएक्शन होता कैसे, थोड़ा सा ये जान लो। रिएक्शन कराने के लिए रिएक्टेंट आपस में एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे और टकराने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अगर मान लीजिए आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या वो टक्कर जो है, या जिसे कोलिजन बोलते हैं, क्या वो कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे? और अगर कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे तो क्या रिएक्शन को आगे बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से होने लगेगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो लिखेंगे इन जनरल rate of reaction increases with increase in temperature. In general, rate of reaction increases with increase in temperature. Next point, rate of reaction is increases with the increase in temperature, यानी कि rate of reaction is directly proportional to temperature. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रिएक्शन का रेट उतना ज़्यादा होगा। अब अगर रिएक्शन का रेट है तो रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के बारे में भी डिस्कशन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट हैज़ बीन फाउंड दैट for a chemical reaction rate constant is nearly double doubled on increasing temperature by 10 degree. Rate constant is nearly doubled ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई 10 डिग्री। मान लीजिए रेट कांस्टेंट एट टी, अगर मैं इसको के मानता हूँ तो जल्दी से मुझे बताओ रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री पे कितना होगा? टी डिग्री सेल्सियस पे अगर ये के है तो 10 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा बेटा? 2k। यानी कि अगर मैंने, या तो फिर से देखना, रेट डबल नहीं हो रहा है। क्या डबल हो रहा है? रेट कांस्टेंट। रेट डबल होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा। किस पर? 10 डिग्री सेल्सियस अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज किया। अब ये रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने का अपना कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो आर्हेनियस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में बताया था। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन रिलेट, पहले ये नोट कर लेना फिर लिखना बेटा, पहले ये नोट कर लो। हाँ, कितना भी टेम्परेचर है, जिस अगर टेम्परेचर टी पे कोई रेट कांस्टेंट के है तो टी प्लस 10 पे 2k होगा। कोई बात नहीं, केल्विन में है या डिग्री सेल्सियस में से डेल्टा जो होता है ना, इंक्रीमेंट जो होता है वो चाहे केल्विन का हो चाहे डिग्री सेल्सियस का, वो सेम होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चिंता मत करना। लिखें, वी कैन रिलेट रेट कांस्टेंट के विद टेम्परेचर बाई आर्हेनियस इक्वेशन। वी कैन रिलेट रेट कांस्टेंट के विद टेम्परेचर बाई आर्हेनियस, थैंक यू, बाई आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन की मदद से हम किसी भी रिएक्शन का रेट और रिएक्शन कांस्टेंट के को रिलेट कर सकते हैं। अब वो क्या है रिलेशन आर्हेनियस इक्वेशन? इनके अकॉर्डिंग के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी e⁻⁻ -EA/RT।
ये है आपका आर्हेनियस इक्वेशन। टेम्परेचर T और रेट कांस्टेंट K को हमने कुछ इस तरीके से रिलेट कर दिया। देखें बेटा, वेयर K क्या है बेटा? रेट कांस्टेंट। EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। T क्या है? टेम्परेचर। एंड R क्या है? R है गैस कांस्टेंट। और A क्या है? आर्हेनियस कांस्टेंट। अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ, ध्यान सुनना, लॉग लेना सही रहेगा या ln लेना सही रहेगा, पहले ये बताइए। लॉग। अगर मैं लॉग लेता हूँ तो लॉग E की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ln E की वैल्यू 1 होती है, हम सबको पता है। जैसे log 10 की वैल्यू 1 होती है, वैसे ln E की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे क्या लेना सही रहेगा? ln लेना, यानी ln का मतलब नेचुरल लॉग लेना सही रहेगा। तो अगर दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेते हैं तो ln K दिस इज इक्वल टू, बताओ बेटा क्या आएगा? ln A प्लस ln e टू द पावर माइनस EA बाई RT। देखो क्या यही होगा बेटा? देख लो एक बार। आपने कहा ln K दिस इज इक्वल टू ln A प्लस ln e टू द पावर माइनस EA बाई RT। हमने क्या लिया? ln लिया। log A इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है? log A प्लस log B। तो ln A इंटू बी का फॉर्मूला क्या होगा? ln A प्लस ln B। तो हमने ln A और ln B को अलग अलग कर लिया, तो ln A इधर है, ln B इधर मान लिया। अब जल्दी से मुझे बताओ, log x टू द पावर n फॉर्मूला क्या होता है? n log x, ये होता है ना। तो इस केस में ln K की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ln A, ये पूरा बाहर आएगा तो क्या आएगा? माइनस EA बाई RT ln E। ln E की वैल्यू क्या होगी? नहीं 1 होगी। जैसे log 10 की वैल्यू 1 होती है, वैसे ln E की वैल्यू भी क्या होगी? किसी भी, ध्यान देना, किसी भी log का उसी के बेस पर वैल्यू 1 होती है। जैसे log 10 ऑन बेस 10 क्या होगा? 1। log 5 ऑन बेस 5 क्या होगा? log E ऑन बेस E क्या होगा? 1। ठीक है, अब ये वैल्यू 1 हो गई, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँ तो आप कहेंगे ln K दिस इज इक्वल टू माइनस EA बाई R इंटू 1 बाई T प्लस ln A। लिख सकता हूँ या नहीं? अब मुझे आप बताइए कि ये जो इक्वेशन है, क्या ये y इक्वल टू माइनस mx प्लस c टाइप का कुछ दिख रहा है? अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो क्या आप लोग बना लोगे? बताओ कैसे बनेगा? y एक्सिस पे क्या रहेगा? ln K आपका y एक्सिस पे रहेगा, जो सामने दिख रहा है ना। तो मैंने लिख दिया ln K। x एक्सिस पे क्या रहेगा? 1 बाई टी मैंने x एक्सिस पे रख दिया। ओके गुड। अब इंटरसेप्ट क्या हो रहा है? पॉजिटिव, यानी कि ऊपर कहीं पे यहाँ पे होगा। स्लोप कैसा है? नेगेटिव, यानी कि डाउन द ग्रुप। तो जल्दी से मुझे बताओ बेटा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस EA बाई R। यहाँ से यहाँ तक का इंटरसेप्ट कितना है? यहाँ से यहाँ तक इंटरसेप्ट क्या है? ln A। ओके, क्या आप में से कोई इसी इक्वेशन को लॉग में कन्वर्ट कर सकता है? ln को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 2.303। तो यहाँ पे ln K की जगह पे लिख सकता हूँ 2.303 log K। ऐसा लिख दूँ? कोई दिक्कत नहीं है? 2.303 log K, इसकी वैल्यू क्या आएगी बताना? माइनस EA माइनस EA बाई R इंटू 1 बाई T प्लस, बताओ यहाँ पे क्या लिखूँगा? 2.303 log A। क्लियर है? बिल्कुल सही है ना। अब एक बात बताओ, अगर मैं 2.303 से सबको डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा बेटा? log K दिस इज इक्वल्स टू माइनस EA बाई 2.303 R 1 बाई T, यही ना, प्लस log A। अब जा कर के फिर से इसको y इक्वल्स टू
mx प्लस सी वाला ग्राफ बनाओ और बताओ x एक्सिस पे क्या रहेगा और y एक्सिस पे क्या। x एक्सिस पे इस बार क्या होगा log के, y एक्सिस पे 1/t है ना। अब स्लोप कहाँ है नेगेटिव और इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव। इस बार इसका स्लोप क्या होगा बेटा, इस बार इसका स्लोप है -EA/2.303 r, यही है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरसेप्ट क्या होगा log a। दोनों में जरा सा अंतर है क्या, एक जगह ln है और दूसरी जगह log है। ये है आरएनएस इक्वेशन और इसका लॉगरिथमिक फॉर्म जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। इसको थोड़ा और अच्छे से देखेंगे, अभी फ़िलहाल अभी इसे अपनी कॉपी में नोट करें। अब इस इक्वेशन को लिखते समय फिर से एक बार देखना, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है एक बार इधर देख लीजिए। ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है k = a e⁻−EA/RT, इस इक्वेशन में a क्या है आपका आरएनएस कांस्टेंट, या इसे प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर हो गया, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो गया, या आरएनएस फैक्टर हो गया, कोई भी बात लिख दो आपका आंसर सही होगा। लेकिन ये जो है वो एक्टिव मास है, या सॉरी ये क्या है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। इस एक्टिवेशन एनर्जी का एक्टिव मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर इस एक्टिवेशन एनर्जी का के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिर एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है ना। जब आपको एक्टिवेशन एनर्जी पता चल जाएगी तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इससे पहले कि मैं आगे आपको कुछ भी बताऊं इसके बारे में, पहले एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे इरेज करूं, ठीक। देखना बेटा, पहले मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूँ, एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, ज़रा रिएक्शन को ध्यान से देखना। मैंने एक रिएक्शन लिखा है A + B गिव्स AB। पहले इस रिएक्शन के लिए देखो, ये रिएक्शन ज़रा मुझे बताओ क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिसोसिएशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी कि A और B एक दूसरे के पास आ रहे होंगे, और जब भी दो रिएक्टेंट एक दूसरे के पास आते हैं एनर्जी रिलीज होती है, और अगर एनर्जी रिलीज होती है तो प्रोसेस का नाम एक्जोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। ये सुनो, ठीक है। तो यहाँ पे A और B एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और जब ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी, और एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब ये प्रोसेस एक्जोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। इस केस में जब ये प्रोसेस एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, उस केस में ज़रा देखना, मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्जोथर्मिक प्रोसेस में रिएक्टेंट का अमाउंट एनर्जी ज़्यादा होती है या प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है, पहले ये बताओ, सोच के बताओ। मान लो किसी टाइम पे एनर्जी, मान लो एक रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करना चाह रहे हैं, उस टाइम उनकी एनर्जी 5 किलो जूल है। जब वो रिएक्शन किए और 10 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो गई, तो यानी कि 2.5 किलो जूल ए से और 2.5 किलो जूल बी से रिलीज हो गई होगी। तो क्या प्रोडक्ट का जो एनर्जी है वो कम होगा या ज़्यादा, कम होगा, क्यों, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है। तो उस केस में जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो यहाँ से कुछ मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट इस तरीके से आगे बढ़ेगा और इस तरीके से यहाँ आकर ये एक ग्राफ तैयार कर देगा। ये एक ग्राफ आपको मैंने बना के दे दिया, ये देखो। जब ये ग्राफ तैयार हो रहा है, फिर से एक बार बना देता हूँ ये ग्राफ। तो ये जो ग्राफ, ये जो एनर्जी की लाइन जा रही है, ये लाइन किसकी एनर्जी है बेटा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और ये वाली जो एनर्जी है बेटा, ये किसकी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो इस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के बीच का जो गैप है, क्या इसे डेल्टा एच बोलते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होते हैं, EP - ER, यही होता है। इस रिएक्शन को देखने पर क्या लगता है कि EP की वैल्यू बड़ी है या ER की वैल्यू बड़ी है। आपने कहा ER इज़ ग्रेटर दैन EP, तो ER की वैल्यू बड़ी है और EP की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, और डेल्टा S की वैल्यू लेस देन 0। इसका मतलब प्रोसेस कैसा होगा, एक्जोथर्मिक। चलो ये समझ गए कि एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, ये सुनो। अब जरा देखना ध्यान से, ये है आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी, प्रोडक्ट यहाँ से बनना शुरू होता है, इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स तक पहुँचने के लिए रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी,
इधर देख के बताओ। इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए रिएक्टेंट की कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी? पहले कितना है? इतना है उसके पास। वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या यहाँ से लेके यहाँ तक की ज़रूरत पड़ेगी? इसी को एक्टिवेशन एनर्जी EA बोलते हो। थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पे वर्ड होगा एक। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब टोटल कितनी एनर्जी चाहिए होगी किसी भी रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। क्या वो एकदम जीरो से लेके यहाँ तक आएगा? तो ये जो ग्रीन लाइन से मैंने दिखाया है इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ETH। ETH का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये जो रेड कलर से दिखा है ये कौन सी एनर्जी है? एक्टिवेशन एनर्जी। और ये डेल्टा H जो है वो क्या है? एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो जल्दी से मुझे बताओ ये मैंने कौन सा रिएक्शन लिखा है, एक्जोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आपने इस तरीके से यहाँ देख लिया। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को पलट देता तो क्या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक बन जाता? सेम रिएक्शन अगर मैं पलट दूँ तो ये बन जाएगा एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक दोनों रिएक्शन के ग्राफ को बना के फिर इसको कंपेयर करेंगे। आप लोग बनाते रहिए तब तक। हेडिंग है एक्टिवेशन एनर्जी को समझना है। इसी रिएक्शन को मैं उल्टा कर देता हूँ, AB गिव्स A + B। अगर AB गिव्स A + B है तो उस केस में आप कहेंगे कि सेम ग्राफ मैं बना रहा हूँ। देखो बेटा, अगर मैं इसी रिएक्शन को पलट दिया तो सारी चीज़ें पलट जाएंगी और एक मिरर इमेज क्रिएट होगा। कुछ इस तरीके से। ये जो इस बार ज़रा मुझे बताओ कि ये जो एनर्जी है किसकी एनर्जी है? रिएक्टेंट की। और ये जो एनर्जी है किसकी एनर्जी है बेटा? प्रोडक्ट की। अब इधर देखो, अभी थोड़ी देर बाद लिखना। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये किसके लिए बनाया है? इसी रिएक्शन को पलट के। तो ये दोनों ग्राफ को अगर ध्यान से देखोगे क्या एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा है? हमने पलट दिया, बस इस ग्राफ को पूरी तरह से ऐसे पलट दिया। तो ये है ER, ये है EP। तो इन दोनों के बीच का जो गैप ये डेल्टा H दिख रहा है, डेल्टा H, इसकी वैल्यू क्या होगी? EP - ER। इस केस में बताना कि EP की वैल्यू ज़्यादा है या ER की? EP इज़ ग्रेटर देन ER। और इस केस में डेल्टा H की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी कि प्रोसेस एंडोथर्मिक। मुझे एक्टिवेशन एनर्जी बताओ इस बार क्या होगी? क्या ये एक्टिवेशन एनर्जी है या ये रिएक्टिवेशन एनर्जी? तो इसका मतलब अगर एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक दोनों की बात की जाए तो क्या एक्टिवेशन एनर्जी किस में ज़्यादा होगी और किस में कम होगी? एंडोथर्मिक में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है और एक्जोथर्मिक एक्टिवेशन एनर्जी कम है। लेकिन क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी में कोई भी अंतर आएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी अभी भी क्या है? उतनी ही है जितनी की पहले थी। क्या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कोई चेंजमेंट आएगा? नहीं आएगा, साइन बस बदल जाएगा। पिछली बार नेगेटिव था और इस बार क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। इसके अलावा कुछ भी होगा क्या? नहीं हुआ। तो यहाँ पे 3 एनर्जी मैंने अभी आपको बताई। कौन कौन सी एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एंथैल्पी, रिएक्शन एंथैल्पी। इन पहले इस ग्राफ को बनाएंगे, फिर इसको अच्छे से एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। पूरा नोट कर लूँगा एक एक पॉइंट। चलिए, अब ये नोट कर चुके होंगे अब तक आप लोग। तो आप हेडिंग डालेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। एक एक को हम सब डिटेल में पहले पढ़ेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी, ज़रा देखना। मान लो मैं मार्केट में गया शर्ट खरीदने के लिए, शॉपिंग करने गया हूँ। इसके साथ ये मैटर नहीं करता किसके साथ गया हूँ, ये मैटर करता है गया कहाँ हूँ। तो मैं शॉपिंग करने के लिए गया हूँ और मुझे एक शर्ट पसंद आई। वो शर्ट की कीमत थी 2500 रुपये। लेकिन मेरे जेब में सिर्फ 2000 रुपये थे। तो अब आपको बताना है कितना रुपए मुझे और चाहिए? 500 है कितना? 2000 चाहिए कितना? 500। ये जो 500 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए ना उस शर्ट को ख़रीदने के लिए, यही एक्टिवेशन एनर्जी होती है।
और थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है, जो टोटल चाहिए कितना, 2500 रुपये, बस इतना ही है। ये पूरा का पूरा जो एनर्जी है, इसी एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, यानी कि वो एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जिस पर रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होने लगता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है, उसे क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और वो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रिएक्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है ना? तो हेडिंग डालेंगे एक्टिवेशन एनर्जी और लिखेंगे मिनिमम एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड एनर्जी, या फिर मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रिएक्टेंट, टू द रिएक्टेंट फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, minimum extra energy required to the reaction to the reactant for product formation is known as threshold energy। ठीक है, is known as threshold energy। दूसरा कौन सी एनर्जी है बेटा, सॉरी क्या बोल दिया, इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, गलती हो गई, अगली हेडिंग थी थ्रेशोल्ड एनर्जी, इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, अगली हेडिंग है यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी। हाँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड वर्ड का मतलब क्या हुआ, एक मिनिमम अमाउंट होता है थ्रेशोल्ड वर्ड, जो लिमिट पे होता है, इससे कम होगा तो काम नहीं होगा। अब मैं शॉपिंग करने गया हूँ और 2500 रुपये का शर्ट है, अगर मेरे पास 2450 रुपये है तो क्या वो दुकानदार उस शर्ट को देगा, 2425 रुपये है या 2450 रुपये, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, उसका रीज़न है, क्योंकि मैं किसी दुकान पे जाकर के बार्गेनिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं मॉल से जाकर के कपड़ा उठाता हूँ और वहाँ पे मशीनें लगी होती हैं, मैं मशीन में ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेक किया, वो अपना 2500 रुपये रेट लेके लिख के आ जाएगा और मैं अपना कार्ड लगाऊंगा, उस पर 2450 रुपये होगा, कार्ड वो डिक्लाइन हो जाएगा। वहाँ पे कोई आदमी नहीं बैठा होता है जो आपको बार्गेनिंग करके आपको चलो ठीक है सर हो गया 50 रुपये कम दे देना। मशीनें कभी बार्गेनिंग नहीं करती। वहाँ पे आपको कपड़े लेके जाना होता है, एक बड़ा सा कंटेनर होता है, उस कंटेनर में आप कपड़े ऐसे डाल देते हो, मशीन अपने आप बता देती है कि इस कपड़े की प्राइस कितनी है और आप अपना कार्ड वहाँ लगाते हो और आपका शॉपिंग हो जाता है। हाँ, ऐसा ही होता है। अब मैं पालिका बाज़ार नहीं जा रहा हूँ, वहाँ जाओगे भैया 500 रुपये की शर्ट 200 रुपये में देना हो तो दो, नहीं तो हम चले, नहीं चलो ठीक है, अच्छा 300 में ले ले, नहीं भाई 200 बोल दिया, नहीं चलो ना तुम्हारी ना हमारी 250 रुपये में ले लो। ये बार्गेनिंग वहाँ मॉल में नहीं होती है। वहाँ पे जितने की शर्ट है आप शर्ट लेके जाओगे, वो बारकोड होता है, स्कैन होगा और अमाउंट उतना आ जाएगा। तो इधर देखना थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, लिखें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब अगर इसको देखते हुए आपसे पूछा जाए कि थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला बता सकते हो क्या, तो ETH की वैल्यू क्या होगी बेटा बताना। यहाँ से यहाँ तक का ये जो है ये क्या है, क्या ये ER है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक ER है। मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, ये ब्लैक कलर से लिख दे रहा हूँ, यानी रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये एक्टिवेशन एनर्जी और टोटल मिलके क्या हो जा रही है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आपने कहा थ्रेशोल्ड एनर्जी दिस इज इक्वल्स टू ER प्लस ये आपका रेड कलर बता रहा है, ये ऊपर ब्लैक कलर बता रहा है रिएक्टेंट की एनर्जी, एंड रेड का ग्रीन कलर बता रहा है आपका थ्रेशोल्ड। क्या कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना? तो ये रहा आपका
एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड रिएक्शन एंथैल्पी। बताओ रिएक्शन एंथैल्पी क्या होता है? डेल्टा एच, एनर्जी रिलीज्ड और रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड, क्या बोलोगे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगली हेडिंग है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच। एनर्जी रिलीज्ड और रिक्वायर्ड, एनर्जी रिलीज्ड और रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, एनर्जी रिलीज्ड और रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन called reaction enthalpy delta H, this is equals to EP minus ER. If delta H is less than 0, the process is exothermic. If delta H is greater than 0, the process is endothermic. अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H क्या होगा? अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H क्या होगा? क्या वो सामने लिखा हुआ? अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है डेल्टा H क्या होगा? क्या ये रहा? तो डेल्टा H पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इससे पता चल जाएगा कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बेटा? अगर जीरो हुआ तो नीदर एंडो नॉर एक्सो। इसे अरेंज कर दूं, दोनों कर दूं? चलो देखना बेटा, तो ये जो पोर्शन अभी मैंने बताया ये है आपका एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक और किस तरीके से हमने रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश की। कुछ और बातें ज़रा जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मेरे ख्याल से अभी सीख लेना ज़्यादा ज़रूरी होगा। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ? देखो, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि जैसे मोस्ट प्रोबेबल वर्ड का पहले मतलब समझ लो। मान लो 50 बच्चों की क्लास है, इस 50 बच्चों की क्लास में 20 बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में 50 नंबर लेके आए। 50 स्टूडेंट हैं टोटल मैंने कितना बताया? 50 स्टूडेंट हमारे पास हैं और 100 मार्क्स का केमिस्ट्री का पेपर हुआ। 20 स्टूडेंट थे जिन्होंने 100 में से 90 मार्क्स गेन किए। 10 स्टूडेंट ऐसे थे जो 100 में से 95 मार्क्स गेन किए। ठीक है, 10 ऐसे स्टूडेंट थे जो 60 मार्क्स गेन किए। ऐसा हो सकता है। और बचे कितने? 10। 5 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 30 मार्क्स गेन किए और 5 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन किया। अब मैं आपसे कहूँ कि कोई आपके प्रिंसिपल सर आएँ और वो बोले, ऐसे 50 स्टूडेंट की क्लास है, उन्होंने रैंडम किसी एक बच्चे को खड़ा किया और बोला कि बेटा तुम्हारे केमिस्ट्री में कितने नंबर थे? तो मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स कौन सा होगा? कौन से? 90। यानी कि ज़्यादातर चांसेस किसके होंगे? 90 मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि 20 स्टूडेंट हैं जो 90 मार्क्स गेन किए हैं। तो क्या पता जो इस बच्चे को आप खड़ा कर रहे हैं वो 90 मार्क्स गेन करे, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। यही ना मैथ में प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ाया गया। तो वो जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसी को प्रोबेबल वेलोसिटी, प्रोबेबल एनर्जी, प्रोबेबल मार्क्स, जो भी आप बोल सकते हो। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगला हमारा जो टॉपिक है वो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का है, तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 50 मॉलिक्यूल है, इसको मॉलिक्यूल समझिए, 50 मॉलिक्यूल है, इसमें से 20 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 90 किलो जूल है। बस आगे कुछ नहीं कर रहा हूँ। और 10 की काइनेटिक एनर्जी 95 किलो जूल है।
10 की काइनेटिक एनर्जी 60 किलो जूल है और 5 की काइनेटिक एनर्जी 30 किलो जूल है और 5 की काइनेटिक एनर्जी 100 किलो जूल है। अब मैं आपसे पूछूं कि किसी एक मॉलिक्यूल की मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो आप क्या बोलेंगे? अगर मैं किसी एक मॉलिक्यूल को ले लूँ तो ज़्यादातर चांसेस क्या हो जाएंगे कि 90 मार्क्स। क्या ये बात क्लियर हुई? तो अगर मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो आप कहेंगे कि ज़्यादातर मॉलिक्यूल जिस काइनेटिक एनर्जी को एक्वायर कर रहे हैं उसी को मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ज़रा देखना बेटा, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। इस तरफ मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी और इस तरफ लिख रहा हूँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। और मैं कुछ इस तरीके से ग्राफ बना रहा हूँ। ये x है, ये y है। आपसे पूछ रहा हूँ इस ग्राफ को देख करके आप मुझे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बताओ, क्या होगा? y या x? y या x? y। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ये है, ये तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी x मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो सबसे मैक्सिमम x मॉलिक्यूल हैं जो इतनी काइनेटिक एनर्जी को रखे हुए। तो काइनेटिक मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? y। तो आपने कहा कि ये जो y है ये आपकी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। क्या बेटा? ए भी कर दूँ? के? चलो लो, के कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे देखो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये तो आप ये हटा ही दो, छोड़ो। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो मिनिमम एनर्जी है जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है उसे कौन सी एनर्जी बोलते हो? एक्टिवेशन एनर्जी। और वो ये है, ये जो एनर्जी का लाइन बना हुआ ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो आपको बस ये बताना है कि कितने मॉलिक्यूल हैं जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन से ज़्यादा है या जिनकी कम है? जिनकी ज़्यादा वही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कितने मॉलिक्यूल हैं जो प्रोडक्ट बनाएंगे? ये सारे मॉलिक्यूल आगे वाले जितने हैं वो सब क्या बनाने वाले हैं? प्रोडक्ट बनाने वाले। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर, ये जो ग्राफ है मैं टेम्परेचर T पे लिख रहा हूँ, अगर मैं इसी ग्राफ को, इसी टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दूँ तो 10 डिग्री बढ़ाने पे यही ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है। क्या ऐसा हो जाएगा? अगर ये ग्राफ कुछ आगे इस तरीके से बढ़ गया, इस केस में आप मुझे बताएंगे क्या मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इस बार कितनी है? ये है आपका। क्या इस बार मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बदल गई? वो अलग बात है, भले मॉलिक्यूल कम हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब इस टाइम पे ये जो फ्रैक्शन आपको दिख रहा है ये वो फ्रैक्शन है जो अभी अभी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आए हुए हैं, अभी अभी एक्स्ट्रा आ गए। तो क्या इस वजह से क्या रेट, अब ये जो फ्रैक्शन बदल गया, क्या फ्रैक्शन बदलने की वजह से काइनेटिक एनर्जी से अब ज़्यादा एनर्जी रखने वाले ज़्यादा मॉलिक्यूल आ गए और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मॉलिक्यूल एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। रिएक्शन का रेट बढ़ते ही रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। ये सुनो, तो लिखेंगे ये जो ग्राफ है, ये रेड वाला जो ग्राफ है वो T+10 पे है, इसे नोट कर लें। एक बार फिर से देखो, ये जो रेड वाला ग्राफ बनाया है वो T+10 डिग्री सेल्सियस पे बनाया है और ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है वो कितने डिग्री पे? T डिग्री सेल्सियस पे। T डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ इतने ब्लैक वाले ये जो दिख रहे हैं, सिर्फ इतने मॉलिक्यूल थे जो प्रोडक्ट बना रहे थे, है ना। लेकिन जैसे मैंने T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, इतने एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आ गए जो प्रोडक्ट बना रहे थे। अभी ये टोटल ऐड हो जाके इतने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, और रेट बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट का अमाउंट भी बढ़ जाएगा, तो K की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। नहीं बताया।
क्या प्रिंसिपल सर ने? इस ग्राफ में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये वो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं, ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है या तो उसके बराबर है, उस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाए तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं e टू द पावर माइनस EA/RT से। ये जो e टू द पावर माइनस EA/R2 है, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो e टू द पावर EA/RT की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन है जिनकी वैल्यू जिसका काइनेटिक एनर्जी E यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या तो उससे बड़ा, यानी कि ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है, जो फ्रैक्शन है, वो e टू द पावर माइनस EA/RT के इक्वल होगा। हाँ, ये EA/RT वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या तो उससे ज़्यादा है। ये जो पहले वाली मॉलिक्यूल है, क्या इनसे हमसे कोई मतलब है? नहीं। हमें किन मॉलिक्यूल से मतलब है? वो मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है या उसके बराबर है, उसी से मतलब है, उससे कम वाले से मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि जरा बताओ, अगर किसी की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर ही नहीं होगी तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? मान लो आप कार लेके जा रहे हो, एक पहाड़ी पे चढ़ाई है आपकी, कार आपकी ऊपर यहाँ तक गई और उसके बाद वहीं इसका पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो क्या प्रोडक्ट आगे जब जा पाएगा? नहीं, वापस आ जाएगी। मिनिमम आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ पे पेट्रोल ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आगे तो बस धक्का दे दोगे तब भी पहुँच जाएगा। तो मिनिमम इतनी चाहिए ना। अगर हमें इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो प्रोडक्ट कभी वहाँ फॉर्म नहीं होगा। अब इस स्टेप में स्लोवेस्ट और फास्ट स्टेप आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ से पहले वाले जो स्टेप है वो, हाँ, अब पहाड़ी पे चढ़ रहे हो तो बहुत फास्ट जाओगे क्या? धीरे धीरे जाओगे ना, और उसके बाद उतरने लगोगे तो फास्ट हो जाओगे। तो यहाँ से आगे की जो स्टेप होंगे वो फास्ट होंगे, पहले वाला स्टेप क्या होगा? स्लो स्टेप। क्या ये बात क्लियर होगी? कोई दिक्कत नहीं है ना? गुड। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे है, मान लो कम है या ज़्यादा हो तो बात की बात है। अभी फिलहाल ये एक्टिवेशन एनर्जी है। इस एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा कितने मॉलिक्यूल हैं उसका फॉर्मूला आपके पास ही है, E-A पे। एक्टिवेशन एनर्जी कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब कैटलिस्ट के, जब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, देन डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है ना? अभी इसको इरेज कर दूँ? ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि आखिर रेट कांस्टेंट टेम्परेचर से रिलेट कैसे करता है। लेकिन सोचो अगर दो अलग अलग टेम्परेचर होता, उस अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती, उस केस में उस रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना होता तो कैसे कैलकुलेट करते? ये रेट कांस्टेंट का सबसे लास्ट वाला टॉपिक है। हेडिंग डालेंगे, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। हेडिंग होगा, इसे रेज कर दो ना। हेडिंग है, इरेज कर दूँ ना पूरा? रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर।
अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा अगला टॉपिक है। ये जल्दी से अभी मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बताया था, ज़रा कोई मुझे बताए। लॉग के की एक फार्मूला भी निकाला, माइनस EA/2.303 R 1/T, यही ना। आगे प्लस लॉग ए, क्या यही वाला फॉर्मूला है। अब ये इक्वेशन है, जो इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम क्या बेटा, किसके नाम से जाना गया है? आरएनएस इक्वेशन। इस आरएनएस इक्वेशन में अलग अलग टेम्परेचर पे मुझे अलग अलग के की वैल्यू निकालना है। मान लो एट टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट K1 है। अगर टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट K1 है तो क्या ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? तो log K1 की वैल्यू बताओ बेटा क्या आएगी? log K1 की वैल्यू, हाँ, माइनस ऑफ EA, log K1 इक्वल्स टू माइनस EA/2.303 R 1/T1 प्लस log A। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर एट टेम्परेचर T2 अगर रेट कांस्टेंट K2 हो जाए, उस केस में क्या फॉर्मूला लिखूँगा? log K2 दिस इज इक्वल्स टू माइनस EA/2.303 R 1/T2 प्लस log A, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करो। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। इस केस में जैसे आपने इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट किया, क्या आएगा बताइए? log K2 माइनस log K2 माइनस log K1 दिस इज इक्वल्स टू माइनस EA/2.303 1/T2 है ना। माइनस माइनस प्लस क्या होगा? EA/2.303 1/T1, यही होगा ना बेटा? R आएगा, सॉरी यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है, ठीक है। अब प्लस log A माइनस log A, तो log A ने log A को मार दिया, इसने इसको मार दिया। बताओ क्या आएगा? log K2 बाई K1 दिस इज इक्वल्स टू, क्या कॉमन कर लूँ? EA/2.303 R को कॉमन कर लिया। बताना बेटा यहाँ पे क्या बचा? माइनस 1/T2 या प्लस 1/T2? माइनस 1/T2 बचेगा ना, और यहाँ पे क्या होगा? प्लस 1/T2। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो log K2 बाई K1 दिस इज इक्वल्स टू EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। कोई दिक्कत है बेटा? नहीं है ना? ओके। ये दो अलग अलग टेम्परेचर पे आपने K1 और K2 की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर लिया। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो एक बार पूछ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ ताकि सारी चीज़ें आराम से आप कर पाएँ। वैसे मुझे लगता नहीं है कि यहाँ तक कोई दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो एक बार पूछ सकते हैं, नहीं ना? हाँ, इसको आराम से अपनी कॉपी में नोट करें। और log K2 बाई K1 इक्वल्स टू EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, या आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या होगा? T1 T2 LCM आ गया, T2 माइनस
T1 बाई T1 T2, ये भी लिखा जा सकता है। T2 minus T1 upon लॉग K2 बाई K1 EA अपॉन R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। तो आर्हेनियस ने रेट कांस्टेंट के को टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करा है। अच्छा, अब बताओ रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में बेसिकली क्या रिलेशन है? रेट कांस्टेंट बढ़ाने से क्या, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना? गुड। और अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली डबल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना? सर आप बात कर रहे थे किसके लिए? AC वाले